हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर है, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आई थिंक यू आर सर्टिफाइड इन लेज़र टेक्नोलॉजीज एंड बहुत ही अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट है। सो आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जैसे बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट इतने सारे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको पीसीओडी की समस्या होती है। जैसे आपको पता है कि यंग गर्ल्स हो या तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो, सभी को पीसीओडी की समस्या आजकल बढ़ गई है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है, लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुकी है। सो आज हम फोकस करेंगे कि पीसीओडी एंड डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है और कौन से ऐसे सिम्टम्स आते हैं तभी हमें डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ है डॉक्टर सुमन अग्रवाल। सो वेलकम डॉक्टर सुमन। थैंक यू। और आई थिंक थोड़ा आप अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक बार देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। Surely, I am Dr. Suman Agarwal. I am board certified dermatologist, cosmetologist, laser and hair transplant surgeon. तो हमारा जो डीलिंग होता है वो पेशेंट के स्किन, हेयर, नेल्स और लेज़र ट्रीटमेंट के रिलेटेड रहता है। यस। सो डॉक्टर सुमन जी, आज फर्स्ट जो मुझे क्वेश्चन है कि जैसे पीसीओडी जो है इट इज़ बेसिकली एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, तो जिसमें हम पेशेंट को समझाते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डाइटिशियन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इवन फिजियोथेरेपिस्ट का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो साथ में ही जो डर्मेटोलॉजिस्ट एस्पेक्ट है, जैसे आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, दिस इज़ अ पार्ट 1 जिसमें हम हिर्सुटिज्म के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे आपसे। सो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में हिर्सुटिज्म यानी कि अनचाहे जो बाल होते हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सो सुमन जी, पहले तो हमें बताएं कि व्हाट इज एग्जैक्टली हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म एक कंडीशन है जिसमें मेल पैटर्न हेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बॉडी में फीमेल्स के। तो हिर्सुटिज्म कंडीशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू फीमेल्स, ये मेल्स को नहीं होती है। और फीमेल में जिनके बॉडी में नॉर्मली रोएं होते हैं, जो पतले पतले बाल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, उसकी जगह थिक मोटे बाल आ जाते हैं जो रफ़ होते हैं, जिनका टेक्सचर रफ़ होता है, जो चुभते हैं, और अगर हम उसको शेव करें या कट करें तो भी वो चुभते हैं। ये तरह के बाल मेल पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट होना फीमेल में, उसको हिर्सुटिज्म कहते हैं। ओके। सो यह जो हिर्सुटिज्म होता है, कोई पेशेंट है या तो कोई पर्सन है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसको हिर्सुटिज्म है या यह नॉर्मल हेयर ग्रोथ है? तो व्हाट इज़ द डिफरेंस तो जैसा कि मैंने कहा, डिफरेंस है मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? जैसे फेस पे हेयर होना, थिक हेयर होना, दाढ़ी जैसे बाल होना फीमेल के, चेस्ट पे बाल होना, स्पेशली जो मिड लाइन होती है वहाँ पे बाल होना, पेट का जो लोअर पार्ट है, जो नेवल के नीचे वाला पार्ट है, उसमें सेंट्रल लाइन में कई बार बाल आ जाते हैं, थिक होते हैं वो। ये बाल ऐसे होते हैं कि आप कोई भी नॉर्मल टेक्निक से जब इसको रिमूव करेंगे, जैसे आप शेव करें या वैक्सिंग करें या ट्विजिंग करें या हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करें, तो जब वो वापस आएंगे ना तो बहुत ही रफ और स्टबल के जैसे फील होंगे, चुभेंगे आपको हाथ में। ये पैटर्न में और ये जगहों पे, जैसे कि फेस, चेस्ट, अब्डोमेन, लेग के, थाइस के इनर पार्ट पे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये आपको सिम्टम्स सजेस्ट करते हैं कि आपको हिर्सुटिज्म हो सकता है। ओके। बहुत ही अच्छे से डॉक्टर सुमन जी ने हमें बताया कि एग्जैक्टली हिर्सुटिज्म क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो आगे मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या पीसीओडी ही एक समस्या है जिसमें हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है, या ऐसी और भी कोई कंडीशंस हैं कि जिसमें हिर्सुटिज्म हो सकता है? हिर्सुटिज्म और भी कुछ कंडीशंस में होता है, पीसीओडी सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो जब हम हिर्सुटिज्म का पेशेंट देखते हैं, कोई फीमेल देखते हैं, तो सबसे पहले हम पीसीओडी ही रूल आउट करते हैं। लेकिन एड्रिनल ट्यूमर, मतलब जो ऐसा ट्यूमर जिसमें से मेल हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो भी एक कंडीशन है जिसमें हिर्सुटिज्म होता है। कुछ मेडिकेशंस के लेने से हो सकता है हिर्सुटिज्म, लाइक लिथियम, एक वो
साइकाट्रिक मेडिसिन है जो यूज़ करने से हिर्सुटिज्म हो सकता है। स्टेरॉइड्स पे अगर चल रहे हो, स्पेशली एनाबॉलिक स्टेरॉइड से हो सकता है। कुछ लोगों की बॉडी में जनरली नॉर्मल तौर पे ही ज़्यादा मेल हार्मोन बनते हैं। एज वी ऑल नो फीमेल्स ऑलरेडी हैव एंड्रोजेंस इन देयर बॉडी, पर अगर एंड्रोजेंस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है फिजियोलॉजिकली भी, या जो बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, इस तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, उनकी बॉडी में भी कभी कभी हिर्सुटिज्म देखने मिलता है। और जेनेटिक टेंडेंसी हो सकती है। जेनेटिक टेंडेंसी तीनों फॉर्म में होती है। जेनेटिक्स के वजह से कई बार हमें देखने मिलता है कि जो लाइफस्टाइल है वो सिमिलर होती है एक फैमिली में रहने वाले लोगों की, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस भी सिमिलर हो सकते हैं, और उनका हेयर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो भी सिमिलर होता है। ओके, बहुत ही अच्छे से डॉक्टर सुमन जी आपने समझाया। हमारे व्यूवर्स को काफ़ी सारे डिटेल में जानकारी मिल रही है। आगे मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि कौन से महिला में यह देखने को मिलता है, तो आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या आपने रूटीन प्रैक्टिस में ऐसा कुछ आइडेंटिफाई किया है कि कोई एज ग्रुप जो स्पेसिफिकली, या तो जिसे हम बोलते हैं कि हाई रिस्क ग्रुप, ताकि जो भी ऐसे हाई रिस्क ग्रुप में है वो पहले से ही कोई प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू कर सके? अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रह चुकी है हार्मोनल इम्बैलेंस की या फिर हिर्सुटिज्म की, तो डेफिनेटली आप हाई रिस्क पे हो सकते हैं। अगर वेट ज़्यादा रहता है तो नॉर्मल सिचुएशंस में भी आपको पीसीओडी टाइप सिम्टम्स आ सकते हैं, हिर्सुटिज्म हो सकता है, क्योंकि आपके जो मेल हार्मोन्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है। अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं रहता है, आप जो खाते हैं, जितनी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बावजूद आपका वेट गेन ज़्यादा होता है, ऐसी टेंडेंसी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपको पता चल सकता है। और कुछ एथनिसिटी के लोगों को ज़्यादा कॉमनली देखने मिलता है, जैसे कि साउथ एशियंस में, मेडिटेरियन रीजन में, यहाँ पे ज़्यादा देखने मिलता है। मेरी प्रैक्टिस में मैं यूजुअली देखती हूँ कि आजकल यंग गर्ल्स में बहुत कॉमनली हिर्सुटिज्म देखने मिलता है। यूजुअली क्या होता है, आफ्टर मैरिज, क्योंकि वो कंसीव करने की ट्राई कर रहे होते हैं, तो शायद डॉक्टर काजल आपके पास वैसे पेशेंट ज़्यादा आते होंगे, हिर्सुटिज्म डायग्नोस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी और वो पीसीओडी उनका डायग्नोस हो जाता होगा। पर जिनको हिर्सुटिज्म होता है और जिनकी शादी नहीं हुई हो, वैसे यंग गर्ल्स मेरे पास मैक्सिमम आते हैं, और कई बार हम हिर्सुटिज्म के वजह से ही उनका पीसीओडी डायग्नोस भी कर पाते हैं। इट इज़ आई थिंक अ रिवर्सिबल थिंग कि जैसे अभी कंडीशन कि पेशेंट आया है एक्ने के लिए या तो हिर्सुटिज्म के लिए, और फिर जब भी उनके टेस्ट वगैरह शायद करते होंगे, तो डॉक्टर सुमन हमें वो बताइए कि ऐसे जो पेशेंट है उसमें आप क्या क्या टेस्ट स्पेसिफिक कुछ डायग्नोसिस के लिए एडवाइस करते हैं? तो डायग्नोसिस के लिए हम जो हमारे डिफरेंशियल्स होते हैं, मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैम ने पहले बताया कि पीसीओडी में स्किन के काफ़ी सिम्टम्स होते हैं। तो हिर्सुटिज्म, एक्ने वल्गैरिस मतलब पिंपल्स जिनको आम भाषा में बोलते हैं, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, मेल पैटर्न हेयर लॉस, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, स्ट्राई डिस्टेंस से मतलब जिनको आम भाषा में स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं, तो ये सब सिम्टम्स, पीरियड की इरेगुलरिटीज़, और दूसरे क्या सिम्टम है उसके बेसिस पे हम पहले लाइन अप करते हैं कि क्या क्या हमारे डिफरेंशियल्स है, और डिफरेंशियल्स के हिसाब से हम हार्मोनल असेसमेंट, पर्टिकुलर टेस्ट सब प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, और अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। ओके, सो आई थिंक काफ़ी डिटेल में हमें समझ में आया कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन से पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है। तो अंत में मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी का डायग्नोसिस हो गया है कि उनको हिर्सुटिज्म है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले तो ट्रीटमेंट के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस करना मतलब जो मेन कारण है उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, वो इसलिए है क्योंकि आपको अपनी डाइट मैनेज करके, फिजिकल एक्टिविटी मैनेज करके अपने वेट को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपके सिम्टम्स कंट्रोल ठीक तरह से नहीं हो पाएंगे। ये हो गया कि हम कारण को कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन कारण को कितना भी मैनेज कर लो, बाल अपने आप वापस नहीं चले जाएंगे, वो पतले नहीं हो जाएंगे। तो बालों के लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एंड द ओनली इफेक्टिव एंड सेफ ट्रीटमेंट
which gives long lasting result is laser hair reduction. लेज़र हेयर रिमूवल नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो रिमूवल नहीं है, वो रिडक्शन है विथ मल्टीपल सेशन। वो आपके बालों की जो थिकनेस है, उसकी जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है, उसकी जो लेंथ है, वो सबको कंट्रोल करके वो उसको सॉफ्ट, लाइट और उसका टेक्सचर भी डेलिकेट कर देता है और उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है। डॉक्टर सुमन, आपने बताया लेज़र, जनरली ऐसा होता है कि ओपीडी में जब भी मैं पेशेंट देखती हूँ, जनरली मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम की पीरियड्स इरेगुलर हैं, यही एक फर्स्ट उनका जो कंसर्न होता है। और कॉमन जो कंप्लेन होती है दैट इज़ इरेगुलर पीरियड्स। और जैसे उनका डायग्नोसिस होता है कि पीसीओडी है और ऐसे हिर्सुटिज्म वगैरह है, और जब भी उनको गाइड किया जाता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसर्न कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और लेज़र हेयर रिमूवल जो अभी आपने बोला कि एक्चुअली इट शुड बी अ लेज़र हेयर रिडक्शन, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में यह मिथ है कि लेज़र से वो कम्प्लीटली चले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने फोकस की है। तो आपका क्या कहना है, लाइक काफ़ी लोगों के माइंड में होता है कि लेज़र के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर अभी मेरा एक पेशेंट है, उनकी जो डॉटर है शी इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, तो कौन सी आइडियल एज है कि जिसके बाद लेज़र हेयर रिडक्शन की जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं? कर सकते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन इनफैक्ट वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट एफिकेशियस मेथड टू रिमूव हेयर है। इसके सिवा जो भी आप मेथड यूज़ करते हैं वो सब टेम्प्ररी हैं। तो चाहे आप वैक्सिंग करते हो, चाहे आप थ्रेडिंग करते हो, प्लकिंग करते हो, एपिलेटर्स यूज़ करते हो, क्रीम्स यूज़ करते हो, ये सब टेम्प्ररी मेथड है। तो आपको बार बार करना पड़ेगा और इनकी टेक्सचर पे या बालों की जो क्वालिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके बाल उतने ही थिक रहेंगे, आपके बाल उतने ही लंबे ग्रो होंगे और उतना ही उनका टेक्सचर रफ रहेगा। लेज़र हेयर रिडक्शन रिजल्ट्स तो देता ही है, वो सेफ़ भी है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उससे दो बातें श्योर होगी। एक तो वो आपकी कंडीशन, आपकी स्किन को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरी बात, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, तो वो कभी भी आपकी हेल्थ के अगेंस्ट जाके कोई भी ट्रीटमेंट आपको ऑफर नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो जो भी ट्रीटमेंट आपको ऑफर करेंगे वो आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के साथ साथ अंदर से हेल्दी ही बनाएगा। दूसरी बात, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास यूजुअली अच्छी क्वालिटी के लेज़र्स होते हैं, तो आप ये श्योर करिए कि आप जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के लेज़र से हो रहा है, एफडीए अप्रूव लेज़र से हो रहा है। इसके सिवा कई बार स्किन टेक्नीशियंस होते हैं जो हमें ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, क्योंकि लेज़र हेयर रिडक्शन के ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लगता है और डर्मेटोलॉजिस्ट यूजुअली खुद बैठ के ये सेशंस नहीं देते हैं। तो जो टेक्नीशियन कर रहे हैं वो भी वेल एक्सपीरियंस्ड हो, वेल ट्रेंड हो और उनकी पूरी जिम्मेदारी डर्मेटोलॉजिस्ट ले, ये चीज़ का अश्योरेंस करके अगर आप कराते हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ़। और जहाँ तक मिनिमम एज की बात है, आइडियली वी कैन डू लेज़र हेयर रिमूवल इन एनी यंग एज ऑल्सो, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ आफ्टर फुल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो जब मीनार के उनको शुरू होता है उसके 3-4 साल बाद, जब उनका एक हेयर ग्रोथ पैटर्न एस्टेब्लिश हो गया होता है, ताकि वो ठीक तरह से समझ पाए कि उनको कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनका हेयर ग्रोथ का क्या पैटर्न है और उनको एफिकेसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो वी यूजुअली प्रेफर अराउंड 15-16 पे हम शुरू कर देते हैं, और जितना जल्दी कराएं उतना बेटर है। बेटर क्यों है? क्योंकि जितना जल्दी आप फ्री हो जाओगे एक्सेस हेयर से, उतने लंबे समय आप उसको एंजॉय कर पाओगे। यस, वेरी मच ट्रू डॉक्टर सुमन। सो आई थिंक काफ़ी डिटेल में हमें जानकारी मिली है। सो यह जो वीडियो है वह आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। और डॉक्टर सुमन जो है उनका क्लिनिक ग्रेस स्किन केयर क्लिनिक है, तो वहाँ पे जाकर भी आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको नंबर शेयर किया जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू डॉक्टर सुमन फॉर नाइस इंफॉर्मेटिव दिस थिंग सेशन। और हमारा यह पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। पार्ट 2 जो हम लेकर आएंगे उसमें पीसीओडी वाले जो पेशेंट्स हैं जिनको एक्ने की समस्या है, सो पीसीओएस विथ एक्ने एंड रोल ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिस केसेस। सो continue watching this series of PCOD and dermatologist. Thank you friends for watching this video. Thank you so much. Thank you.